मैंने उसके सीने का एक हिस्सा पकाया और खा लिया। ये शब्द थे एक ऐसे हत्यारे के जिसने लोगों को डरा कर रख दिया था। 2006 नोएडा के निठारी गांव से उठती एक भयानक बदबू ने पूरे देश की रूह को झकझोर दिया। मासूम बच्चों का गायब होना, झुग्गियों में फैला डर और एक घर की चारदीवारी के भीतर दफन ऐसे राज जिनकी सच्चाई ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। वो घर जहां मौत का साया हर कोने में छिपा था। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये थी हैवानियत की सारी हदें पार कर देने वाली दास्तान। क्या आप तैयार हैं जानने उस काली रात की कहानी जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा? अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद है जो रोमांच से भरी हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं। वापस आते हैं आज की कहानी पे। 27 मई 2005 नोएडा के निठारी गांव में रहने वाली शकीला का दिन बाकी दिनों जैसा ही था। लेकिन शाम होते होते उसका दिल एक अजीब सी घबराहट से भरने लगा। उसकी 9 साल की बेटी सीमा, जो हर दिन खेलने के बाद समय से घर लौटती थी, आज कहीं दिख नहीं रही थी। रात गहराती गई और शकीला की उम्मीदें टूटने लगीं। अगली सुबह वो पुलिस स्टेशन पहुंची, बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने। लेकिन पुलिस के लिए ये शिकायत बस एक और छोटी सी बात थी। फिर कुछ ही महीनों में ऐसा लगने लगा मानो निठारी गांव किसी अनजान ताकत की गिरफ्त में है। एक के बाद एक बच्चे और महिलाएं गायब होने लगे और हर शिकायत पर पुलिस का वही जवाब, वो खुद ही भाग गए होंगे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मामले साधारण नहीं, बल्कि भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक की शुरुआत थी। 27 मई 2005 की उस शिकायत पर पुलिस ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। उनके लिए यह एक आम गुमशुदगी का मामला था। शकीला अपने दम पर बेटी को ढूंढने की कोशिश करती रही, लेकिन सीमा का कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान निठारी गांव में और भी कई गुमशुदगी के मामले सामने आने लगे। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारों के बच्चे और महिलाएं अचानक गायब हो रहे थे। लेकिन हर शिकायत पर पुलिस का एक ही जवाब था, ये लोग खुद ही भाग गए होंगे। वक्त बीतता गया, लेकिन गुमशुदगी का सिलसिला थमा नहीं। फिर 2006 के अंत तक गांव वालों का गुस्सा फूटने लगा। बच्चों के गायब होने का डर अब पूरे निठारी में फैल चुका था। लोग पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। और फिर दिसंबर 2006 में एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस की निठारी कांड पर नजरें तब गईं जब दिसंबर 2006 में अचानक गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। बच्चों और महिलाओं के लगातार गायब होने की शिकायतें बढ़ रही थीं, लेकिन पुलिस हर मामले को टालती रही। जब स्थानीय लोग एकजुट होकर D5 बंगले के पास जमा हुए, तो उन्होंने वहां एक अजीब सी दुर्गंध महसूस की। ये बदबू इतनी तेज थी कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। गांव वालों ने इस दुर्गंध की जानकारी पुलिस को दी। पहले तो पुलिस ने इसे मामूली मामला समझकर अनदेखा किया, लेकिन गांव वालों के दबाव और बढ़ते शोर के कारण आखिरकार पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। 29 दिसंबर 2006 को पुलिस ने D5 बंगले के पीछे स्थित नाले की जांच शुरू की। जैसे ही तलाशी शुरू हुई, पुलिस को नाले से एक इंसानी खोपड़ी मिली। ये खोपड़ी देखकर हर कोई सन्न रह गया। इसके बाद जब नाले की गहराई से खुदाई शुरू की गई, तो वहां से कई और खोपड़ियां, हड्डियां और बच्चों के कपड़े मिलने लगे। यह सुराग इतना डरावना था कि पुलिस भी स्तब्ध रह गई। शुरुआत में पुलिस ने इसे बंगले के मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर की लापरवाही का मामला समझा, लेकिन जब बंगले के नौकर सुरेंद्र कोली से पूछताछ हुई, तो पुलिस को हैरान करने वाले खुलासे मिले। कोली ने बताया कि वह मासूम बच्चों को बहाने से बंगले में बुलाता था। इसके बाद उन पर अत्याचार कर उनकी हत्या करता और शव के अंगों को नाले में फेंक देता था। पुलिस को बंगले के अंदर तलाशी के दौरान खून के धब्बे, महिलाओं और बच्चों के कपड़े और कुछ शरीर के अंग भी मिले। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि यह मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं, बल्कि सीरियल किलिंग का था। हालांकि सवाल ये था कि क्या इन घटनाओं में मोनिंदर सिंह पंधेर भी शामिल था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की, लेकिन पंधेर लगातार दावा करता रहा कि उसे कोली की इन हरकतों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस बीच मीडिया ने इस मामले को जोर शोर से उठाया और निठारी कांड पूरे देश की सुर्खियों में आ गया। गांव वाले गुस्से से भरे थे।
उनका कहना था कि अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो इतने मासूम बच्चों की जान नहीं जाती। कोहली ने यह भी बताया कि गरीब बच्चों और महिलाओं की गुमशुदगी पर पुलिस या समाज ज्यादा ध्यान नहीं देगा। उसने यह भी कहा कि इन वारदातों के पीछे उसका मुख्य मकसद शारीरिक संतुष्टि और हत्या के बाद शवों को ठिकाने लगाना था। लेकिन कोहली ने अपने बयान में एक और चौंकाने वाली बात कही। उसने बताया कि वह कई बार हत्या के बाद शव के अंगों को पकाकर खाता था। उसने कहा कि उसे मानसिक मजबूरी महसूस होती थी जो उसे यह सब करने पर मजबूर करती थी। यह कबूलनामा इतना भयावह था कि जांच अधिकारी भी सन्न रह गए। साइकोलॉजिस्ट्स और क्रिमिनोलॉजिस्ट्स ने बाद में कोहली की मानसिक स्थिति का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि कोहली को नेक्रोफिलिया और कैनिबलिज्म जैसी मानसिक बीमारियां हो सकती थीं, जिनकी वजह से वह इतना अमानवीय व्यवहार कर रहा था। नेक्रोफिलिया में व्यक्ति मृतकों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा रखता है, और कैनिबलिज्म एक ऐसी अवस्था या कृत्य है जिसमें कोई व्यक्ति इंसान के शरीर के हिस्सों को खाता है। हालांकि कोहली ने यह भी दावा किया कि वह अपने मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर के आदेश पर काम करता था, लेकिन इस पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि पंधेर उसकी इन हरकतों में शामिल था। जांच में यह बात ज्यादा सामने आई कि कोहली की मानसिक विकृति और उसकी गरीबी ने उसे इस हद तक गिरा दिया। निठारी कांड के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने इस मामले की गहनता से जांच शुरू की। सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंधेर की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले के खुलासे ने देश भर में सनसनी मचा दी। कोहली ने यह दावा किया कि उसे अपनी करतूतों पर काबू नहीं था और वह मानसिक विकृति से पीड़ित था। मोनिंदर पंधेर ने शुरुआत में इस अपराध में अपनी कोई संलिप्तता से इनकार किया। उसने कहा कि वह केवल एक व्यापारी था और उसे कोहली की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि पुलिस की जांच में पंधेर के खिलाफ कुछ ठोस साक्ष्य नहीं मिले और वह मुख्य आरोपी के रूप में नहीं पकड़ा गया। हालांकि उसे पुलिस हिरासत में रखा गया और अदालत में पेश किया गया। 2007 में सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर पंधेर के खिलाफ अदालत में मुकदमा चला। कोहली पर कई बच्चों और महिलाओं की हत्या का आरोप था। अदालत में कोहली ने अपने अपराधों का खुलासा किया और उसे दोषी ठहराया गया। अंततः 2009 में सुरेंद्र कोहली को मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में सजा को उम्र भर की सजा में बदल दिया गया। पंधेर के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलने के कारण उसे बरी कर दिया गया। सुरेंद्र कोहली की सजा के बाद उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन उसने कई बार अपनी सजा के खिलाफ अपील की, जो अदालत द्वारा खारिज कर दी गई। कोहली का नाम अब तक भारत के सबसे खतरनाक सीरियल किलर के रूप में लिया जाता है और निठारी कांड को भारत के इतिहास में सबसे भयावह अपराधों में से एक माना जाता है। इस मामले के खुलासे के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठे। लोग ये पूछ रहे थे कि पुलिस ने इन गुमशुदगी के मामलों पर इतनी देर क्यों की। अगर पहले ध्यान दिया जाता तो शायद इतने बच्चे और महिलाएं न मारी जातीं। निठारी कांड ने यह दिखा दिया कि समाज में किस तरह से गरीब और कमजोर वर्ग की आवाज दबा दी जाती है। सुरेंद्र कोहली को 2009 में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उसकी सजा को उम्र भर की सजा में बदल दिया गया। वह तिहाड़ जेल, दिल्ली में बंद है। निठारी कांड की कहानी हमें उस अंधेरे सच से रूबरू कराती है जिसे समझ पाना आसान नहीं है। आज भी इस मामले से जुड़े कई सवाल अनुत्तरित हैं। क्या न्याय पूरी तरह से हो पाया है? क्या आप मानते हैं कि इस घटना के पीछे और भी गहरी साजिश हो सकती है? आपकी राय इस मामले पर क्या है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और रहस्यमयी कहानियां देख सकें। धन्यवाद।